लिए नहीं कहा। देश का किसान केवल एक मांग कर रहा है और वो मांग है 3 काले कानून खत्म करिए। पहले दिन से ही जब रात के अंधेरे में अध्यादेश आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग स्पष्ट है कि ये 3 काले कानून किसान विरोधी हैं, खेत और खलिहान विरोधी हैं और इन्हें फौरी तौर से खत्म करना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि ये 3 काले कानून हिंदुस्तान के संविधान पर कुठाराघात हैं, प्रांतों के अधिकार पर कुठाराघात हैं और इन्हें फौरी तौर से समाप्त करना चाहिए। इससे कम कोई और सॉल्यूशन मंजूर नहीं। कारण बड़ा सीधा है जो कांग्रेस ने बताया, क्योंकि इन 3 काले कानूनों के माध्यम से मोदी सरकार सरकारी खरीद, राशन प्रणाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली, इन तीनों को खत्म करना चाहती है। 8 दौर की वार्तालाप 1 महीने से अधिक में सरकार द्वारा बनाई केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनाई कमेटी से हुई। सरकार हर बार अपनी जिम्मेवारी को टालती रही और साथियों, हद तो तब हो गई जब 8वें राउंड की वार्तालाप के बाद देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने आप सबके सामने कहा, किसानों, अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं, तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर धकेलने का प्रयास भी किया, पर किसान संगठन जो आंदोलनरत हैं, उन्होंने बार बार कहा कि वो किसी हालत में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। आदरणीय मित्रों, अब आज के संदर्भ में बात करें तो आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल और आज दोनों दिनों में देश के उच्चतम न्यायालय ने भी जो वास्तु स्थिति बॉर्डर्स पर बनी है, क्योंकि शांति प्रिय गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज करने आ रहे किसानों को सरकार आने नहीं देती दिल्ली में, उन्हें जबरन सड़कें खोदकर बॉर्डर पर रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रति कल अपनी निराशा जाहिर की थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज फिर अपनी चिंता किसान के प्रति जाहिर की और सरकार को सच्चाई का आईना दिखाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल यह भी कहा था कि अगर आप कानून खत्म नहीं करते तो हम इन्हें स्टे कर देंगे और कानून को लागू करने की प्रणाली को अस्थायी तौर से, टेम्परेरी तौर से सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी और रोक लगाकर वार्तालाप के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। मैं उस कमेटी पर आऊं उससे पहले यह कहूंगा, हमारे देश में प्रजातंत्र के 3 स्तंभ हैं, कानून बनाना और कानून खत्म करना विधायिका यानी संसद और प्रांतों में प्रांतों की असेंबलीज का काम है। उन कानून गलत हैं या सही संविधान की परिपाटी पर यह काम अदालतों का है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। और प्रशासनिक अमला जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं, वो प्रशासनिक अंग है और ये तीनों अंग इंडिपेंडेंट हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई और कहा कि ये किसानों से वार्तालाप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और चिंता जाहिर की, वो स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता से हम भी अपने आप को जोड़ते हैं। पर साथियों, उस 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उसका हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और वो काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है, क्योंकि हमने ये पाया कि वो 4 सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं।
किसानों से 3 काले कानून को खत्म करने वाली कमेटी के सदस्यों ने पहले ही ये कह दिया कि ये तीनों काले कानून सही हैं और किसान गलत हैं, किसान भटके हुए हैं। तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी, ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है। मैं एक एक करके आपको ये कागजात भी भेजूंगा। पहले सदस्य हैं कमेटी के अशोक गुलाटी जी। उन्होंने बाकायदा ये लेख लिखा और कहा कि ये तीनों कानून जो है वो बिल्कुल सही रास्ता और सही चीज है, और ये भी कहा कि अपोजिशन यानी विपक्षी दल वो भटक गए हैं और किसान भी शायद भटक गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गुलाटी उस कमेटी के सदस्य कह रहे हैं। और बड़े अजीबोगरीब तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले से ही कह रहा हूं कि इन कानूनों के फायदे किसानों के समझ नहीं आ रहे। ये अशोक गुलाटी जी का कहना है। उसके दूसरे सदस्य हैं पीके जोशी साहब, जो शायद एक इंस्टीट्यूट के हेड भी हैं। उन्होंने भी ये लेख लिखा और वो तो एक कदम और भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा ये कानून भी ठीक है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। मैं आपको अंग्रेजी में लेख है उसकी 2 लाइन पढ़ता हूं। उन्होंने कहा, पीके जोशी साहब ने एक ज्वाइंट आर्टिकल लिखा और कहा, द फार्म एजुकेशन डिमांड टू रिपील द 3 फार्म लॉज एंड लीगलाइज मिनिमम सपोर्ट प्राइस बैकवर्ड्स अस। वो कहते हैं मैं इससे बहुत चौंक गया हूं। गिवन द एप्रीहेंशन ओवर द इंपैक्ट ऑफ लॉज ऑन द फार्मर्स आर मोस्टली मिसप्लेस्ड। तो बोलते हैं किसान जो है वो भटके हुए हैं, उनकी जो सोच है वो सही नहीं है। और आगे जाके उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार को खेती की उपज खरीदनी पड़ेगी तो सरकार के लिए तो यह संभव ही नहीं, सरकार को खेती की उपज खरीदनी ही नहीं चाहिए। एंड आई कैन रीड इट। Alternatively, the government has to procure the commodity at the declared prices. This is not feasible, as the government has to create a huge network for procurement for all commodities. तो उन्होंने तो कहा एमएसपी भी नहीं देना चाहिए, किसान भी भटके हैं और कानून भी गलत है। तीसरे सदस्य हैं माननीय अनिल घनवंत साहब, जो एक संगठन के प्रमुख हैं। अब घनवंत साहब तो इससे भी आगे चले गए। वो तो जाकर मेमोरेंडम लेकर आए, चिट्ठी लिखकर लेकर आए और उन्होंने ये कहा कि ये कानूनों से ही असली आजादी मिलेगी। यानी इन 3 काले कानून जो हैं वो न केवल सही हैं, उन्हीं से आजादी मिलेगी और वो इन काले कानूनों को लागू करने के हक में अपने संगठन के माध्यम से प्रदर्शन तक कर रहे हैं। The Sanghana has welcomed the 3 farm bills passed in Parliament amid strong protests by the opposition and termed them as the first step towards financial freedom. The new legislation limits powers of APMC and this is a welcome step, said Ghanwant. ये हमारे घनवंत साहब। चौथे जो मेंबर हैं उन्हें कहा कि ऑल इंडिया किसान जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो सरकारी एक कमेटी है, वो उसके चेयरमैन है भूपेंद्र सिंह मान साहब। और उन्होंने 14 दिसंबर को ये चिट्ठी लिखी बाकायदा, और वो मिलकर आए मंत्री जी से। और इस चिट्ठी में क्या लिखा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मान साहब ने उन्होंने लिखा, आज भारत की कृषि व्यवस्था को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून पारित किए गए हैं, हम उन कानूनों के पक्ष में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। ये तो मोदी जी की कमेटी के सदस्य हैं पहले से। और
ये है साथी फोटो, ये नरेंद्र तोमर जी को भूपेंद्र सिंह जी, ये वो फोटो है, गए और ज्ञापन देकर आए कि 3 काले कानून लागू करिए। हम ये सब आपको भेज रहे हैं। अब सवाल ये है कि कमेटी के जब चारों सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, खेत और खलिहान की मोदी जी की साजिश के साथ, बेचने की साजिश के साथ खड़े हैं, तो ये कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी या कैसे कर सकती है और इसका नतीजा क्या निकलेगा? हम सबको, हमें नहीं मालूम कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तथ्य किसी वकील ने रखे भी या नहीं रखे, क्योंकि जो आंदोलनकारी किसान बॉर्डर पे बैठे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट कौन गया? सुप्रीम कोर्ट साथियों यही संगठन गया हुआ। ये ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर है। तो पेटिशनर को ही कमेटी का सदस्य कैसे बनाया जा सकता है? ये बड़ी अजीब बात है। अब हमें नहीं पता माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को किसने ये नाम दे दिए, इनके बैकग्राउंड और इनके स्टैंड की जांच क्यों नहीं करवाई गई? ये चारों व्यक्ति इन काले कानूनों के पक्षधर हैं और मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में इस कमेटी से न्याय कैसे मिलेगा? ये देश के हर नागरिक को समेत माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो किसान की पक्ष में बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तो किसानों के प्रति चिंता जाहिर कर रही है, मुख्य न्यायाधीश तो निराशा जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं सरकार से कि वो किसानों की स्थिति से निपटते नहीं। और जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो सारी मोदी जी के साथ खड़ी है, इन काले कानूनों के साथ खड़ी। तो काले कानूनों की पक्षधर 4 सदस्यीय कमेटी क्या खाक न्याय करेगी किसानों से? इसलिए इस पर जरूर अंतर्मंथन की देश को जरूरत है। इसीलिए हमारे किसान भाइयों ने भी साफ कहा, जो कांग्रेस ने कहा, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि केवल एक ही सोल्यूशन है, इन 3 काले कानूनों को खत्म करिए। और साफ है, सरकार धक्का मार के किसानों को कभी कहती है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कभी कहती है हम कानून खत्म नहीं करेंगे, और साथ में कहते हैं 15 जनवरी को वार्तालाप करेंगे। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री जी को बातचीत करनी चाहिए। यह आज पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया। साफ है सुप्रीम कोर्ट कैसे निर्णय कर सकती है एग्जीक्यूटिव का, इसलिए उन्होंने कहा कि ये सरकार का काम है। तो सबसे बड़ी कमेटी तो पहले से ही खेती के मंत्री के नेतृत्व में बनी हुई है। ये जो आज कमेटी बनी, हमें बड़ी आशा थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से चिंता जाहिर करने के बाद कुछ ना कुछ हल निकलेगा। पर जब इनका बैकग्राउंड जांचा गया तो ये तो चारों सदस्य जो हैं, इनमें से एक तो उसी संगठन का सदस्य है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन कानूनों को लागू करवाने के लिए गया। तो हल क्या निकलेगा साथियों? ये सवाल आज इस देश के जहन में हम छोड़कर जाना चाहते हैं। किसानों को इस कमेटी से न्याय नहीं मिल सकता। एक लाइन की बात है। जो पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, जो पहले से ही काले कानूनों के साथ खड़े हैं, जो पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करवाने के साथ खड़े हैं, ऐसे सदस्यों से कुछ न्याय नहीं मिल सकता। इस पर हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और अंतर्मंथन करने की जरूरत है। धन्यवाद। आप कोई प्रश्न पूछना चाहें, इफ यू वांट टू से इट वेरी वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, आई कैन ऑलवेज से इट। सर, कैन आई वेरी ब्रीफली समराइज इट एंड देन आई विल कम टू यू फर्स्ट। फ्रेंड्स, for last 49 days, India's annadatas, India's farmers and farm laborers, our farmers, our farm laborers,
some of whom, majority of whom are members of backward classes, scheduled castes, scheduled tribes, ordinary people. Across the country, 62 crore farmers and farm laborers have been agitating. Lakhs of farmers are on Delhi's borders all around, for they are not being forcibly, not being permitted to come in to agitate in a peaceful Gandhian manner by Modi government. They have been crying for help for their lives and livelihood. Yet Modi government refuses to relent. Its autocracy and arrogance has surpassed everything. It has surpassed the height of the Himalayas also. After the 8th round of meeting, Shri Narendra Tomar, Honorable Agriculture Minister, said, let the farmers go to the Supreme Court. But those agitating on the borders refused to go to the Supreme Court. The Honorable Supreme Court still took note of the farmers' cry, their misery, their cry for lives and livelihood that is being annihilated by Modi government, which is a subservient servant of a handful of crony capitalist friends. Yesterday and today important events have happened in the Honorable Supreme Court of India. The bench headed by the Honorable Chief Justice of India took note of the agony of the farmers, showed the mirror of truth to this government, expressed concern over the way in which talks have not concluded or fructified. We thank the Supreme Court for their concern for farmers' agony and anguish. Even farmers have thanked the Supreme Court. Supreme Court today has temporarily stayed the implementation of the laws. But the demand of the farmers is simple and unequivocal. Repeal the 3 black laws. The Congress party consistently, steadfastly has always said that these laws must be repealed. Nothing more, nothing less is acceptable. These laws subvert the constitutional rights and responsibilities of the state, and they are oriented towards dismantling the 3 pillars of food security: minimum support price, public distribution system, and public procurement, which has benefited the consumers and the farmers. And today, the Honorable Supreme Court constituted a committee to resolve the impasse that has happened, where the government is so adamant and arrogant that it is not ready to repeal the laws. Each member of this country, each citizen of this country, including the farmers, were very, very hopeful that now Supreme Court has also intervened, something will happen. But when we look at the character, the stance, the ideology of these 4 members, all 4 members have taken a public stance, and they have sided with Modi government, and they stand for the implementation of the 3 black laws that the farmers are agitating. The first person is Shri Ashok Gulati, who has written articles saying farmers as also the opposition, they are all misguided and the 3 black laws must be implemented. The second member of the committee, Shri P.K. Joshi, has gone a step further and said the entire architecture of public procurement and minimum support price must be finished, must be done away with. The third member of the committee, Anil Dhanwant, has come out in support of the 3 black laws and said they must be immediately implemented. The 4th member of the committee, incidentally, is also chairman of the All India Kisan Coordination Committee, which I think is a petitioner before the Supreme Court demanding implementation of the black laws, and here they say we support Prime Minister Modi and we support the 3 black laws. And here is a picture of Mr. Mann and perhaps others presenting a memorandum in support of the 3 black laws to Shri Narendra Tomar.
Question is, can you expect justice from a committee, all 4 members of which have already opined that the 3 black laws are correct and Modi government is right? This is gross injustice to India's farmers. We don't know who gave these names to the Honorable Supreme Court of India. There was a ray of hope in the manner and fashion in which the Supreme Court of India came out and stood for the rights of the farmers. Perhaps nobody pointed out the background of the members of the committee or the fact that they stand for implementation of these black laws and they have taken public stance against the farmers, going to the extent of calling farmers misguided, going to the extent of saying there should be no minimum support price, going to the extent of saying public procurement should be done away with. The entire architecture of food security in this country is 3. Number 1, public procurement. Number 2, public distribution system. And number 3, minimum support price. They want all this to be demolished. How can they do justice? So what conversation will be held with them? That is something we want a question we want to leave with every concerned citizen who's concerned. Thank you. Yes, sir. ये कहा जा रहा है कि मान जो है वो कांग्रेस के सदस्य थे और आज भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा है? आदरणीय मित्र, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो इन कानूनों पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का पहले दिन से हमारे सदस्यों का साथ रहा है। ये तीनों काले कानून है, इन्हें खत्म करिए, क्योंकि देश की खाद्य सुरक्षा इससे खत्म हो जाएगी। देश की खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं। एक है न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा है राशन प्रणाली और तीसरा है सरकारी खरीद। ये सब लोग समेत भूपेंद्र सिंह मान के इसके खिलाफ हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है, ये तीनों काले कानून खत्म हो, इससे ज्यादा इससे कम कुछ मंजूर नहीं। और भूपेंद्र सिंह मान जी और उनके मित्र तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं मोदी जी के पक्ष में और यहां मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, जो मेमोरेंडम की प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो कांग्रेस के सदस्य हैं अभी। ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस से कैसे जुड़ाव हो सकता है? मैंने इसीलिए आपको ये सब बातें औपचारिक तौर पे कभी सदस्य नहीं है आप। देखिए, मैं आप ये कहें कि कोई 1947 में सदस्य रहा होगा। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि तीनों काले कानून गलत है, और भूपेंद्र सिंह मान जी का क्या है कि वो मोदी जी के साथ है। अभी कांग्रेस से कोई ताल्लुक? मैंने आपको जो कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति का कांग्रेस से ताल्लुकात हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? दूसरा इस पे नहीं, दूसरा जी, फिर ये मैंने पहले ले ली। एनीबॉडी एल्स? There is no bigger committee than the cabinet minister sitting for talks for 8 rounds already. Having said that, will this committee not weaken the stir in the sense it's only going to delay the process of coming up with negotiation or finding some solution inside? Well, let me say that all of us have great respect for the Honorable Supreme Court. Yes, it is a fact that a committee headed by Agriculture Minister to discuss the repeal of the 3 black laws has the final say in our constitutional scheme. Yet the Supreme Court in its wisdom thought that the committee headed by Agriculture Minister as also the Railways Minister is not appropriately sufficient to initiate a dialogue and come to a final conclusion. And the Supreme Court constituted another committee. Considering the attitude of Shri Narendra Tomar, Agriculture Minister, who's been pushing the farmer, go to the Supreme Court, we will not repeal the black laws. How can government shed its responsibility in our democracy? Can government do away with its responsibility? The answer is clearly no. Yet the committee headed by Supreme Court, considering the concern expressed by the Supreme Court, each one of us thought was a new fresh ray of hope, until one realized that one member of the committee is already an interested party asking for implementation of the black laws before the Supreme Court. His organization is there. And the other 3 members have publicly advocated for dismantling the MSP,
as also dismantling the public procurement, and they have advocated for implementing the 3 black laws. So we wonder how such a committee will even do justice, for they come with a premeditated approach, which is the same as that of an obdurate, arrogant Modi government about not repealing the 3 black laws. Sir, you demand the resignation of Narendra Thomas? Resignations are not an issue here, madam. The issue here is repeal of the 3 black laws. Let Tomarji remain forever the agriculture minister. We will also thank him from this podium and thank the Prime Minister. If Prime Minister today wakes up from his arrogant slumber and repeals the 3 black laws, perhaps the sacrifice of nearly 70 farmers on the doorsteps of national capital of Delhi, something unheard of in last 73 years, would not be done in vain. So let Prime Minister wake up, apologize to India's farmers and farm laborers, and talk to them directly after repealing the 3 black laws. Yes, ma'am. रणदीप जी, सुप्रीम कोर्ट में दलील देते वक्त एसडी साहब ने भी मेंशन किया, सालवे साहब ने भी, कि प्रतिबंधित संगठन जो लगातार खालिस्तान की मांग कर रहा है वो प्रदर्शन में शामिल है, लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। एसडी की तरफ से ये बात आई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बाबत आप हलफनामा भी दीजिए, एफिडेविट दीजिए। क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार इस तरह की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं। आदरणीय साथी, बार बार इस मंच से हमने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का गैर कानूनी या राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की। तो वो कार्रवाई करते क्यों नहीं? अदालत में केवल कहने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई करिए। और पहले दिन से ही किसान आंदोलन को नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्र विरोधी तगमा देने की कोशिश की है, षड्यंत्र किया है। याद करिए, सरकार के मंत्रियों ने सार्वजनिक तौर से किसानों को देशद्रोही तक कह डाला। हमारे जो किसान भाई हैं उनको कभी खालिस्तानी कहते हैं। जेपी दलाल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरियाणा के, उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं। कोई उन्हें, एक और मंत्री सरकार के, उन्हें नक्सलवादी कहते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी उनको राष्ट्र विरोधी कहते हैं। तो पहले ये तो निर्णय कर लो, वो चीन के एजेंट है, पाकिस्तान के एजेंट है, खालिस्तानी है, नक्सलवादी है, उग्रवादी है कौन? सरकार ही अभी तक ये फैसला नहीं कर पाती। हर रोज एक नई गाली, हर रोज एक नई बदनामी का तगमा किसान के ऊपर, जो 70 लोगों ने कुर्बानी दे दी, मर गए काले कानूनों के खिलाफ, उन देश के अन्नदाताओं, देश का पेट पालने वालों के खिलाफ हर रोज नया षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके कुछ चुने हुए मीडिया के मित्र भी करते हैं, उनका सोशल मीडिया के लोग भी करते हैं। पर इस देश के लोग, इस देश का किसान, जो देश का भी पेट पालता है, और देश की सीमा पर जो लोग खड़े हैं, जो जवान सर्दी में चीन के सामने सीना ताने खड़े हैं पेंगोंग लेक एरिया में, वो इन्हीं किसानों के बेटे और बेटी हैं। मोदी जी, वो सैकड़ों लोग जो छुट्टी लेकर फौज से, जो फौज में सर्विंग अधिकारी और सिपाही हैं, वो जो छुट्टी लेकर इन किसानों के साथ खड़े हैं, वो इस धरती के बेटे हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। वो हजारों एक्स सर्विसमैन, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कर्नल, कैप्टन, ब्रिगेडियर, वो सब जो इस धरने पर बैठे हैं, वो देशद्रोही नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी दी है भारत माता के लिए। देशद्रोही वो हैं जो इन काले कानूनों को लागू कर रहे हैं। देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो किसानों को गाली दे रहे हैं। राष्ट्रद्रोह मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा वो है
जो अन्नदाता की रोटी छीन ले, और वो मोदी सरकार ने किया। किसान संगठनों की प्रतिक्रिया आई है कमेटी की बात है, कमेटी और उसके आदेश के बाद वो कह रहे हैं कि यथावत उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा, वो तीनों कानून वापसी चाहते हैं। तो एक तरह तो किसानों को क्लियर हो गया। कांग्रेस पार्टी भी अब कमेटी के ऊपर सदस्य जो है उस पर अब एक तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है आपकी बातों से। तो क्या कांग्रेस का विरोध भी यथावत जारी रहेगा और आने वाले पार्लियामेंट सेशन में भी इस तरीके से आप जॉइंट स्ट्रेटेजी बना के सरकार होगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। ये तीनों काले कानून खेत खलिहान को पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर बेचने का मोदी जी का षड्यंत्र है, और इन तीनों काले कानूनों को खत्म करना चाहिए। उससे कम देश के अन्नदाता को और कांग्रेस को और विपक्षी दलों को कुछ मंजूर नहीं। ये तीनों काले कानून देश की खाद्य सुरक्षा पर हमला है, जिसके 3 स्तंभ हैं। पहला है सरकारी खरीद, दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और तीसरा है राशन प्रणाली, जिससे 86 करोड़ लोगों को 2 रुपये किलो का अनाज देते हैं। इसलिए कांग्रेस का पुरजोर विरोध जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा, और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मोदी सरकार के तीनों काले कानून खत्म नहीं करवाएंगे। धन्यवाद। का जो विरोध होना है किसानों की तरफ से, उसका भी जिक्र हुआ। कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है कि आज किसानों के साथ हैं? आप हर बार ये सवाल पूछते हैं, कोई ना कोई मित्र, और हर बार मैं इसका जवाब देता हूं। 26 जनवरी इस देश के संविधान का प्रतिबिंब है। खास तौर से एक ऐसी सरकार जब सत्ता में हो जो संविधान को रौंद रही हो, जो अन्नदाता के अधिकारों को रौंद रही हो, तो 26 जनवरी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई विदेशी मेहमान आए या ना आए, 26 जनवरी को पूरे धूमधाम से ऑब्जर्व करने, मनाने की जरूरत है। हम इसके पक्षधर हैं। और आदरणीय साथी, मैं आपको दुरुस्त करूंगा, किसानों ने कभी ये नहीं कहा कि वो 26 जनवरी की परेड के अंदर दखल अंदाजी करेंगे। कृपया करके किसानों को बदनाम मत कीजिए। मैंने आज तक आपके टेलीविजन चैनल या समाचार पत्र में कभी ये पढ़ा नहीं, क्योंकि किसान का बेटा कौन है? किसान का बेटा ही तो वो जवान है जो 26 जनवरी को परेड करेगा। किसान ने केवल ये कहा है कि वो 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। तो क्या संविधान के पक्ष में किसान अपनी रैली नहीं निकाल सकता? जरूर निकाले। मनसुमान गुलाटी जोशी की जो कमेटी ने जिसका विरोध आपने भी किया, किसान यूनियन ने भी साफ कह दिया कि जो कानून के बनाने के पक्षधर है वही लोग कमेटी में, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। अब कांग्रेस क्या स्टैंड है? विरोध आपने कहते कि आप भी कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ? जी नहीं, न कांग्रेस का कोई साथी कोर्ट गया, न हम जाएंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि कानून खत्म करने की ताकत गैर कानूनी तरीके से जो 3 काले कानून बनाए थे वो देश की सरकार और संसद के पास है, और मोदी जी इन तीनों काले कानूनों को खत्म करें सीधा। इसी से संबंधित एक दूसरा सॉरी, मैं एक सवाल ये ले लूं फिर मैं मानता हूं। इसी से संबंधित है। अजय बुबा सकाल से पूछते हैं कि कांग्रेस डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट नई सिरे से निष्पक्ष कमेटी बनाए। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि उनकी कमेटी जो उन्होंने बनाई, मैंने इसीलिए कहा पता नहीं किसने ये नाम दे दिए माननीय उच्चतम न्यायालय को, जो किसानों के पक्ष में इस प्रकार से चिंता के तौर पर खड़ी है। ये तो चारों मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस पे जरूर अंतर्मंथन करने की जरूरत है। देखिए, ये आपका ओपिनियन हो सकता है, ये सवाल नहीं, और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपने अपनी राय रखने की पूरी आजादी है, आपको भी। नहीं, आप पूछ लीजिए आज, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक इशू है, तो मैं इसको डिलेल आज नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री का बयान आया है, मेरे साथी प्रधानमंत्री केवल भटकाते हैं। एक भटकाऊ प्रधानमंत्री सत्तासीन है, इसलिए उनकी भटकाव के झांसे में आप मत आइए। आप बड़े सूझवान पत्रकार हैं
और आपका चैनल भी बड़ा सटीक चैनल है, तो आप भटकिए मत, क्योंकि अगर आप भटक जाएंगे तो प्रजातंत्र भटक जाएगा। And the government has also been carrying out several press conferences to win the confidence of the people at large. But the Puducherry Chief Minister, Mr. Narayanasamy, has said that to win the confidence of the people, the politicians, the ministers, cabinet ministers should come forward to have the cabinet ministered first. It's only going to inspire the confidence among the people. Or the Prime Minister says the otherwise, saying that the politicians should not jump the gun and go ahead and take the gun. See, this is the opinion of an honorable Chief Minister. Who am I to dispute it? I think there is some merit in what he says. Look at America. The president-elect took the first vaccine in order to tell the people, and then vice president-elect took the next vaccine in order to tell the people, when most of their who were governors of the state also took publicly, in order to inspire confidence in the people. So that's an example that they have set. Many other countries, including in Great Britain and in European countries, heads of the state, senior ministers have come forward and said, please give me the first vaccine, so that it proves that the vaccine is safe. So that's an opinion, and that's a benchmark that they have set. If Prime Minister wants to follow a different benchmark by not administering the vaccine to his ministers or to himself, well, that is his call. Who am I to question it? Thank you.